शुक्रिया आनंद जी। और ब्रिक्स सम्मेलन समाप्त हो गया है, उसका डिक्लेरेशन आ गया है और उसका जो घोषणा पत्र साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने पढ़ा वो बहुत अहम है। पूरी दुनिया में जो भी कूटनीति चल रही थी, आपने कहा कि एक ध्रुवी हिसाब है, लेकिन ब्रिक्स का यह सम्मेलन बता रहा है कि दुनिया का जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। और इसकी घोषणा एक तरह से ब्रिक्स सम्मेलन में हुई है। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ही जब हम उस पर खोज खबर कर रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, तब ये सामने आया था कि इकलौता ऐसा नेटवर्क है जहां पर इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ 5 देश हैं, 5 देश थे। आज के डिक्लेरेशन के बाद इसमें 11 देश हैं। उन्होंने घोषणा की कि जो 20-22 देशों ने इसमें सदस्यता के लिए आवेदन किया था, बाकायदा आवेदन किया था, उसमें से 6 देशों को इन्होंने सदस्य बना लिया है और अगले साल पहली जनवरी से वे ब्रिक्स के सदस्य माने जाएंगे। अब नाम देखिए, बहुत अहम नाम है उसमें अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। और जैसा कि ब्रिक्स में जो ब्राजील के राष्ट्रपति बहुत कद्दावर नेता हैं लूला, उन्होंने जो बात रखी, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगी। उन्होंने कहा कि अब ब्रिक्स जो है दुनिया की 41% आबादी से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर आप जीडीपी के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि अब उसका आकलन दोबारा, उसका कैलकुलेशन दोबारा होगा, क्योंकि अभी तक ये तेजी से जो विकसित पोटेंशियल कंट्रीज थी 5, उनको मिलाकर बना था। आज की तारीख में इसमें चूंकि सऊदी अरब है, इसमें संयुक्त राष्ट्र अमीरात है, इसमें ईरान है, यानी जो तेल का भंडार है, जहां से बड़े पैमाने पर तेल और ऊर्जा का केंद्र है, वे देश इसमें शामिल हुए हैं। लिहाजा सकल घरेलू उत्पाद जो है, जीडीपी जो दुनिया की है, उसमें अभी तक 31% कंट्रीब्यूशन ब्रिक्स का था, वह और बढ़ेगा। दूसरा अहम जो एजेंडा था इस ब्रिक्स के 15वें सम्मेलन का, उसमें भी काफी हद तक सफलता हासिल हुई है। उसका एजेंडा था डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर के बिना दुनिया में व्यापारिक आदान प्रदान का एक स्ट्रक्चर बनना। और ये रिजोल्यूशन में पारित हुआ आज जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, कि हम इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। इस दिशा में हम अलग ढंग से एक ऐसी करेंसी इमर्ज हो, एक ऐसी मुद्रा इमर्ज हो जिसमें डॉलर का हस्तक्षेप करने की जरूरत ना हो। मैं यहां ये बताना चाहूंगी कि ये सवाल क्यों उठा, ये मांग दुनिया भर से क्यों उठ रही है। आपने जिक्र किया आनंद जी कि इस समय जो है युद्ध चल रहा है, यूक्रेन युद्ध, हम सब जानते हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, रशिया पे सैंक्शंस हैं, जिसको लेकर हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में पूरी दुनिया में तेल की कीमतें, फर्टिलाइजर की कीमतें, अनाज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। क्यों? क्योंकि रूबल और डॉलर का एक्सचेंज बंद हो गया, उसका जो जितना भी रिजर्व था वो अलग चीज है। और आप देखिए कि भारत सहित तमाम देश, खास तौर से अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के जो देश, जो बड़े पैमाने पर अनाज के लिए, ईंधन के लिए, यहां तक कि यूरोप भी जो रूस पर निर्भर था, क्योंकि वहीं से गैस जाती थी, गैस पाइपलाइन, तो वो उसको सौदा करने में बहुत मुश्किल होने लगी, क्योंकि रूस पे सैंक्शन लग गया। और तब से लेकर दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर इसे महसूस किया जाने लगा कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए जो डॉलर के बिना भी आदान प्रदान कर सके, क्योंकि इस समय हम जानते हैं कि तमाम अर्थव्यवस्थाएं और खासतौर से जो ब्रिक्स के देश है, चीन है, रूस है, भारत है, ब्राजील है, इन तमाम देशों के बीच क्या हम एक दूसरे ढंग का आर्थिक एक्सचेंज कर सकते हैं जिसमें अमेरिका की दखलंदाजी ना हो, जिसमें वर्ल्ड बैंक की दखलंदाजी ना हो, जिसमें आईएमएफ की दखलंदाजी ना हो।
उस दिशा में इसने एक अहम कदम बढ़ाया है। पहली बार अपनी घोषणा जो किया है, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन जो है, उसमें रखा है कि हम इस दिशा में बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर लातिन अमेरिकी देश, खासतौर से अगर आप देखिए ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरुग्वे, इसमें ये सिस्टम पहले से है जहां पे वो लोग बिना डॉलर के करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अहम हस्तक्षेप है। और इस संदर्भ में तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि जो बड़े पैमाने पे चीज ये भी सामने आई कि किस तरह से जो पेमेंट है, मतलब आर्थिक, क्योंकि ब्रिक्स कोई सैन्य हस्तक्षेप के लिए नहीं है, ब्रिक्स इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के लिए है, इंटेलेक्ट के लिए है। और यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति ने बहुत अहम बात कही कि 100 साल में जो नहीं हुआ वो अब दुनिया की कूटनीति में हो रहा है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बैंक बनाने, उसको एक प्रोटोकॉल बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारत की दावेदारी है, भारत इसमें अहम है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस समय जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, और खासतौर से अगर आप ये देखिए तो 1/4 जो पूरा का पूरा ट्रेड ट्रांजैक्शन है दुनिया भर में, उसमें चीन की छाप बहुत तगड़ी है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा हस्तक्षेप इस समय हुआ है, इसमें चीन एक पावरफुल ब्लॉक के तौर पर दुनिया के सामने आया है। और उसने कोशिश की है कि अपने साथ भारत को, हालांकि भारत में चीन को लेके बहुत प्रेम मोहब्बत नहीं है, लेकिन वहां पे तो दिखाई दे रहा था कि प्रेम मोहब्बत है, क्योंकि ये कूटनीतिक आपकी बाध्यता है। तो ये एक नए ढंग का दुनिया बनाने की हस्तक्षेप की दिशा में बढ़ा है इस समय, जो कि मुझे लगता है ब्रिक्स की बड़ी सफलता है। अगर खाली इन 3 चीजों पे हम देखें, बाकी और चीजें भी हैं लेकिन उस पर और वक्ता बोलेंगे। मुझे लगता है कि ब्रिक्स में अमेरिका के बरक्स एक बड़े पैमाने पर आर्थिक साझेदारी, ज्ञान की साझेदारी, अर्थव्यवस्था की साझेदारी की दिशा में जो कदम बढ़ा है, शायद यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर तमाम दुनिया के देश इसका सदस्य बनना चाहते थे। और 11 देशों का अब ये समूह बन गया है। और निश्चित तौर पर जो अर्थव्यवस्था का पूरा विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व कूटनीति में इसका दखल बहुत तगड़ा रहेगा, आगे आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा। शुक्रिया।